अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। नायब वज़ीर आज़म और जो हमारे वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हैं, उन्होंने जो इस खत्ते का सबसे अहम मुआहदा हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान, उसके हवाले से आज कुछ तफसील देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के जो सतून हैं उससे हम आहंग है ये दिफाई मुआहदा। साथ ही उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान की जो अमन की कोशिश है, ख़त्ते में जो खुशहाली की कोशिश है, वो यकीनन इस मुआहदे से मज़ीद मजबूत होती है। अलबत्ता इस मुआहदे के हवाले से मगरब क्या सोच रहा है, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इन फोकस हैं डॉक्टर इमरान बुखारी, सीनियर रेजिडेंट फेलो एट द मिडल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। कामरान बुखारी साहब, सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो ये दिफाई मुआहदा हुआ है, इसको यहाँ पर मुबस्सरीन कहते हैं कि वेस्ट एशिया के नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की फाउंडेशन यानी बुनियाद रखी गई है। क्या आप भी इसको इसी जाविये और इसी नज़र से देख रहे हैं? जी शुक्रिया नादिया। देखें, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, लेकिन इसको एक और तरीके से भी समझने की ज़रूरत है कि इसका ड्राइवर क्या है। ठीक। यानी ये क्या ज़रूरत पड़ गई इस मौके के ऊपर, इस दिस पॉइंट इन टाइम, कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जो हैं वो इस किस्म का इलाक़ करें और इस आर्किटेक्चर की बुनियाद रखें। और उस सवाल का जवाब ये है कि अमेरिका की एक नई जियो स्ट्रेटजी जो है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपके शोज़ में जिक्र करता आया हूँ, कि वो रोल आउट हो रही है। और उस स्ट्रेटजी का जो बुनियादी डॉक्ट्रिन है जिस पे वो स्ट्रेटजी बेस्ड है, वो है बर्डन शेयरिंग और बर्डन शिफ्टिंग। यानी अमेरिका ने 80 साल से पूरी दुनिया का बेड़ा उठा रखा था सिक्योरिटी का, और अब वो उसको तब्दील कर रहा है। ठीक। और वो तब्दीली ऐसी है कि जो मुख्तलिफ खित्ते हैं दुनिया के, उसके अंदर जो एलाइड एंड पार्टनर नेशंस हैं, उनसे कहा जा रहा है कि जी आप पहल करें, आप पेश पेश हों, और जो आपका पुराना सेकेंडरी रोल था वो अब नहीं हो सकता, और हम सेकेंडरी रोल में जाएंगे। तो मैं इस पूरे जो आर्किटेक्चर है इसको उस ब्रॉडर विजन के अंदर देख रहा हूँ। ओ, तो कामरान, इट्स नॉट अ हेज, इट्स टू ऑगमेंट द ऑलरेडी प्रेजेंट यूएस सिक्योरिटी सिस्टम। एब्सोल्युटली, ये इसका बिल्कुल हेज नहीं है, ये बिल्कुल गलतफहमी है। क्योंकि तीनों ममालिक वो अमेरिका के बहुत करीबी एलाइज हैं। पाकिस्तान जो है को ये ना कहा जाता कि भाई आप ईरान के साथ जो है हमारी मीडिएशन कराएं, अगर पाकिस्तान के ऊपर भरोसा ना होता, पाकिस्तान अमेरिका का एलाई ना होता। ओके। इसी तरीके से सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का कई दिहाई 1945 से लेके अब तक 80 साल हो चुके हैं, बहुत गहरा एलाई है। सही। और सऊदी अरब का तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी भी रही है अमेरिका के ऊपर। इसी तरीके से तुर्की जो है वो अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई है, और वो नेटो का हिस्सा है। तो ये कैसे हो सकता है कि ये तीनों मुल्क जो हैं वो एक कोई ऐसा काम करेंगे कि जो जो अमेरिका के जो रीजनल इंटरेस्ट हैं उसकी नफ़ी होगी या उससे कन्फ्लिक्ट करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं इन सिंपलर वर्ड्स फॉर ऑल आवर व्यूअर्स कि ये अमेरिका की मंशा के बगैर नहीं हो सकता, या एटलीस्ट उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर ये नहीं हुआ है। बल्कि मैं यूं कहूंगा नादिया कि अब तक, यानी ये जो बर्डन शेयरिंग बर्डन शिफ्टिंग की तो इस्तेलाह जो है नई है। ठीक। लेकिन अमेरिका कई सालों कई दिहाइयों से कोशिश कर रहा है कि जो उसके एलाइज और पार्टनर्स हैं वो कुछ जिम्मेदारी उठाएं। लेकिन अभी तक, जब तक ये मतलब ट्रंप इंतज़ामिया के आने तक जो है रेजिस्टेंस थी कि नहीं ओके। नहीं आप ही कीजिए, आप इतने अरसे से किए जा रहे हैं, हम जो है वो आप पे जो है इन्हिसार करते हैं। तो वो रेजिस्टेंस थी। अच्छा। लेकिन अब चूंकि अमेरिका ने बेसिकली पूरी डॉक्ट्रिन शिफ्ट की है, तो दिस इज़ अ रिस्पॉन्स टू दैट। तो ओके। ऐसा नहीं है कि ये जो है वो अपने कोई खुशी से किया जा रहा है, ये बदलते हुए हालात को देखते हुए रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। तो अगर ये रिस्पॉन्ड सऊदी अरेबिया की जानिब से आया है, तुर्की की जानिब से आया है, तो क्या दीगर खलीजी ममालिक आप समझते हैं कि इससे एसोसिएट हो सकते हैं अगर हिस्सा ना भी बने? जी बिल्कुल। देखें, ये तो तीन बड़े प्लेयर हैं ना, और अभी एक चौथे ने भी आना है। मेरा मजमून था पिछली जुमेरात को या जी। बुध को, जिसमें मैंने ये भी हवाला दिया था कि इसमें इजिप्ट भी शामिल होगा एट सम पॉइंट। तो और याद रहे कि ये तीन ममालिक जो है आपस में गुफ्त शनीद नहीं कर रहे थे, इसमें मिस्र भी था।
तो चाहे वो वज़राए ख़ारजा के लेवल की बात हो, चाहे वो जो है ना समिट लेवल की जो है ना बातचीत हो, तो वो भी होगा। तो ये तो समझें कि 3 या 4 बड़े प्लेयर हैं, ये पिलर्स हैं, सुतून हैं। ओके। लेकिन इसके इनके और एलाइज भी हैं, यानी उर्दन है, इसी तरीके से कतर जो है वो पेश पेश है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल होगा, लेकिन उनका जो है वो उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी सॉर्ट आउट करनी है सऊदी अरब के साथ, और उनका जो इब्राहिम अकॉर्ड का जो रिलेशनशिप है इसराइल के साथ, तो उसको भी उन्होंने बैलेंस करना है। इसी तरीके से अज़रबैजान जो है वो ईरान के शुमाल की जानिब है, वो भी एक अहम किरदार है, तुर्की का बहुत बड़ा एलाय है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा एलाय है, सीरिया में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो आई थिंक कि जो है दिस इज़ गोइंग टू एक्सपैंड, अच्छा। लेकिन जो बुनियादें होती हैं उनको पहले रखा जाता है। आई थिंक ये जो हमने अभी इकदाम देखा है, ये उसकी संगे बुनियाद रखने का जो है ना इकदाम है। अच्छा, तो फिर मुझे कामरान एक बात बताइए कि क्योंकि ये दिफाई मुआहदा है, ये किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, ये एक बेटर कोऑर्डिनेशन और डेटरेंस के लिए है, अगर इसमें ईरान शामिल नहीं हो इन अ लेटर स्टेज, तो क्या आप नहीं समझते कि फिर एक लगेगा कि जैसे एक ब्लॉक बना दिया गया है, इफ वाशिंगटन वांट्स दैट देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन बाय द रीजनल कंट्रीज, तो ये ईरान के खिलाफ तो नहीं है, ईरान को तो इसमें शामिल होना चाहिए। या आप समझते हैं कि इसके बनने से ईरान के साथ बातचीत में ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है, ज़्यादा आसानी हो सकती है? जी, आई थिंक कि लैटर है। देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप खुल के कह चुके हैं और बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि ईरान अपना बिहेवियर तब्दील करे ताकि वो जो है ख़ित्ते के अंदर इंटीग्रेट हो, जो है ना आलमी बरादरी के अंदर उसको री इंटीग्रेट किया जाए। लेकिन उस अभी ईरान के अंदर जो है अंदरूनी तब्दीलियां बहुत आनी हैं। उन्होंने अपना जो ख़ित्ते को आर्किटेक्चर को रेडिकली अल्टर करने का जो 4 दहाइयों का जो वो जियो स्ट्रेटजी है, उसको उनको तब्दील करना पड़ेगा। और पूरा ख़ित्ता जो है वो यही उनसे कह रहा है मुख्तलिफ जो है शक्ल सूरत में कि भाई आप जो है ये क्यों स्टेटिस्टिकल आउटलायर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ना आपका फ़ायदा है ना हमारा है, आपकी अपनी आवाम जो है वो बदहाल है इसी वजह से, आपकी इस स्ट्रेटजी की वजह से। तो आइए आप जो है भी शामिल हुए। लेकिन आई डोंट थिंक ईरान इस वक्त उस सूरत हाल में, ईरान हैज़ टू गो अंडर गो पहले तो स्ट्रेटिजिक एवोल्यूशन, साथ ही डोमेस्टिक एवोल्यूशन, तो कुछ वक्त लगेगा। जो है मुझे हैरत नहीं होगी कि जो है ना मुस्तकबिल में राइट। जो है ईरान को भी इसमें किसी तरीके से शामिल किया जाए। लेकिन यह कि फिल वक्त ये इसमें देखें, इस अलायंस का इमीडिएट मकसद है जो है एक अनसर्टनिटी केओस जो रीजन के अंदर है उसको मैनेज करना है। इसराइल का जो है के साथ ताल्लुकात किसी जो है नहज पे पहुंचने हैं। फ़लस्तीनी मसला हल नहीं हो सकता जब तक कि ये ममालिक इसराइल के साथ कोई मॉडस विवेंडी इख्तियार ना करें। इसी तरीके से ईरान की जो अनसर्टनिटी है उसको भी मैनेज करने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि ये 2 फरीकैन हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। ना अमेरिका जो है वो मेजर स्टेक होल्डर है लड़ाई में, असल लड़ाई इन दो जो है ना ममालिक की रही है पिछले 4 दहाइयों से। तो अब जो है ये जो और अरब दुनिया वो मजमुई तौर पे और देरी क्रॉनिकली जो है वो वीक रही है। तो जाहिर है फिर इसी वजह से पाकिस्तान को शामिल किया गया है, तुर्की ने जो है अपना बेड़ा उठाया है। तो राइट। आई थिंक दिस इज वेयर वी आर गोइंग। तो हाउ डज इजराइल लुक एट दिस? आई मीन उसकी नज़र में एक और सिक्योरिटी अरेंजमेंट विच इज़ लाइकली टू एक्सपैंड ऑल्सो, उसके लिए क्या ये ख़तरा नहीं होगा व्हेन उसके अपने जो मकासद हैं वो एक ग्रेटर इसराइल के भी हैं? आई डोंट थिंक कि ये जो है ना उनके को ग्रेटर इसराइल के मकासद हैं। जो है ना इसराइल का जो है ना ये एक वो चीज़ है जो कि वो एक पॉपुलर मिसनोमर है। इसराइल को अगर आप देखें, मुल्क बहुत छोटा है, ठीक है, उसकी फ़ौज जो है वो एक हद तक ही है, अब तो मैक्सड आउट है ना, तो आप मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं। इसराइल के अंदर भी, जैसे मैंने ईरान के बारे में जिक्र किया कि ईरान के अंदर एक रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होगा आने वाले कई सालों में, और हो सकता है दहाइयाँ लग जाएं। इसी तरीके से इसराइल के अंदर भी एक रैशनलाइजेशन होनी है। इलेक्शन आ रहा है, इसराइल अपने आप को मैक्सिमम तरीके से एक्सपेंड कर चुका है मिलिटरीली। हूती फ्रंट पे वो लड़ रहे हैं, लेबनान में वो हैं, सीरिया में वो हैं, वेस्ट बैंक, गाज़ा, ईरान। तो उनको भी दोबारा से कोर्स करेक्शन करनी है और उनके अंदरूनी तौर पे उनकी भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ने एक करवट लेना है। सो आई थिंक कि जो है ये कहना कि इसराइल के अंदर कोई एक राय पाई जाती है, आई डोंट थिंक दैट दैट इज इवन ट्रू। आई थिंक इसराइल जो है वो जाहिर है इसको देखता है कि भाई एक अमेरिका लेड आर्किटेक्चर था, अब ये लोग उभर के सामने आ रहे हैं, इनके साथ हमारा रिश्ता क्या होगा, इनकी नीयत क्या है, क्या ये हमारे खिलाफ तो नहीं जा रहे, क्या ये हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए तो नहीं है।
या क्या ये हमारे इब्राहिम अकॉर्ड जो हमने बनाया उसके काउंटर में तो नहीं है? तो जाहिर है तरह तरह के उनके अंदर भी ओके। इज़्तिराब पाए जाते हैं, लेकिन जो मजमूई तौर पे इसराइल को और इन मुल्कों को आपस में बैठ के तो एक मॉडस विवेंडी तय करनी होगी। आसान नहीं होगा, लेकिन चारा और कोई नहीं है। तो अब आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि भारत के हवाले से जो उनका फर्स्ट रिस्पांस आया है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है उस रिस्पांस के जब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान लास्ट ईयर एक मुआहदा हुआ था, दिफाई मुआहदा। सो अभी भी वो कहते हैं द स्टडिंग द इम्प्लीकेशन। सो इज न्यू दिल्ली ट्राइंग टू मास्क इट्स कंसर्न्स बाय यूजिंग दिस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, या आप समझते हैं कि न्यू दिल्ली इज़ नॉट अलार्म्ड? नहीं नहीं, अलार्म तो वो हैं, देखें ऐसी बात नहीं है। आप उनको भी देखें ना, उनके ऊपर भी आप एम्पैथेटिक एनालिसिस लगाएं, उनकी पोजीशन को भी समझने की कोशिश करें कि वो कहाँ थे इस सारी तब्दीली से पहले। यानी ये सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आके जो पूरा शेकअप किया है जो है ना वेस्ट एशिया का ऑर्डर, तो वो उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले वो एक इंडो पैसिफिक का हिस्सा थे। जी। इससे पहले वो अमेरिका के साथ जो है उनकी बढ़ता हुआ रिलेशनशिप था टू काउंटर चाइना। अब जब एक नई जियो स्ट्रेटजी आ गई है जिसमें उनका रीजनल राइवल पाकिस्तान जो है वो एक अहम किरदार अदा कर रहा है, और फिर चीन जो है जो उनका सबसे बड़ा कंपेटिटर है, सबसे बड़ा जो उनका जो है उनके लिए ख़तरा है सिक्योरिटी के हवाले से, तो उसके साथ भी अमेरिका एक अकोमोडेशन रीच कर रहा है। तो उनको जाहिर है दे हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो आई डोंट थिंक कि वो जब वो ये कहते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं तो वो कोई बहाना बना रहे हैं। आई थिंक दे आर जेन्युइनली स्टडिंग दिस न्यू थिंग। उनके लिए भी ये सब कुछ नया है, दे हैव टू फिगर इट आउट, और इट्स बेटर देन जो है ना सॉर्ट ऑफ वो ऑफ द कफ रिमार्क्स ना। सही 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 कह रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी। जैसे जैसे मज़ीद तफ्तीश के हवाले से आएंगी आपके साथ मज़ीद नशिस्तें भी हम रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कराची में नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली के केस ने एक नया रुख इख्तियार किया है, इस हवाले से बात करेंगे उनके वालिद से और जानेंगे कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। वेलकम बैक। नौजवान ताजिर मीर रज़ा का केस कल एक नया रुख इख्तियार कर गया जब गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि उनके वालिदैन के कहने पर कोर्ट ने जब यह हुक्म सादर किया कि दोबारा कब्र कुशाई की जाए और फिर इनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए, यानी गोया एक दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट सामने आई उसमें जो पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट थी उससे तमाम तर जो चीज़ें थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ पाई गई, जिसमें शवाहिद मिले हैं, मीर रज़ा अली को तशद्दुद के निशानात मिले और ये भी पता चला कि गोली मीर रज़ा को सामने सीने से नहीं बल्कि कमर से मारी गई। गोया जो अब तक बहस थी और जो वालिदैन डे वन से ये कह रहे थे कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि कत्ल का केस है, कम अज़ कम यहाँ तक बात सेटल हो जाती है। और उसके बाद अब जब ये मुकम्मल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पेश होगी और जिसे कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ नमूने भी लिए गए हैं और उनकी फोरेंसिक होने में थोड़ा वक्त दरकार होता है, तो उसके बाद इस केस की असल तहकीकात जो है वो इस दायरे से अब होगी या इस जाविये से की जाएगी कि मीर रज़ा अली का कराची में बहिमाना कत्ल हुआ है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इन्फो हैं मकतूल के वालिद मीर हुसैन और उनके साथ है सीनियर क्राइम रिपोर्टर सहाफ़ी फ़हीम सिद्दीकी। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मीर साहब, सबसे पहले तो क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ये कब्र कुशाई हुई, यकीनन ये एक तकलीफ़देह मरहला होता है, लेकिन जो बातें आप शुरू दिन से कह रहे थे उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो साबित होती हैं, क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट आई उसमें तशद्दुद के निशानात और ये बात कि कमर से गोली लगी, सीने से नहीं लगी, ये तो बात सामने आ गई है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि डे वन से आप ये कहते आए हैं, मीडिया पर भी कहते आए हैं कि हम पुलिस को ये बता रहे थे कि ये कत्ल है और ये सुसाइड का केस नहीं है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वो इसमें ताउन नहीं कर रहे थे? और अब जबकि इब्तदाई रिपोर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन की गुज़िश्ता रोज़ आई है, तो अब उनके रवैयों में किस किस्म की तब्दीली आपको नज़र आ रही है? देखिए जी, सबसे पहली बात कि मैं आपके तवज्जुह से आप तमाम चैनल वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जिनकी वजह से ये प्रेशर बिल्डअप हुआ। आपने हमें जो 30 से हम जो बोले जा रहे हैं वो उसको आप लोगों ने कवर किया और आप लोग ने हमारी आवाज़ आगे पहुंचाई। देखिए, ये जितना 10 दिन में इन्होंने हमारा टाइम डिले किया, हमें मेंटली टॉर्चर दिया, पूरी फैमिली को मेंटली टॉर्चर दिया,
हम फिर भी पीछे नहीं हटे। हमने बोला आप बोलते रहे, आपका नैरेटिव जो भी हो, हमारा बच्चा अपने आप को सुसाइड नहीं कर सकता, अपने आप को नहीं मार सकता। वो पढ़ा लिखा बच्चा था, कोई जाहिल नहीं था कि वो अपने आप को गोली मार ले। क्यों गोली मारेगा, वो किस वजह से मारेगा? कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसकी वजह से वो अपने आप को गोली मारे। ठीक है, सबसे मेन बात, ठीक। जब इन्होंने हमें कोई भी चीज बताने की कोशिश, हमें हर बात, हर केस के हवाले से हर चीज हमें मीडिया के थ्रू पता लगी। हमें पुलिस ने हमें किसी लूप में नहीं लिया, अच्छा। किसी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हमारे खिलाफ वो एक निजी चैनल के थ्रू बहुत सारी चीजें भी चलाते रहे। कोई बात नहीं, आप हमारे मेरी 48 साल उम्र की चीजें चलाएं, कोई गर्ज नहीं है उससे। उससे मर्डर का कोई ताल्लुक नहीं है। सही। मर्डर क्यों हुआ वो आप बताने से कासिर रहे। आप किसको एक्सपोज होने से रोक रहे थे, जिसकी वजह से आपने रात जो है वो 12 बजे रात के अंधेरे में एक बनाई जाती है पैनल, मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर दिया जाता है और जी एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है जिसमें 8 लोग शामिल किए जाते हैं। हम उसको तो नहीं जानते थे, उन्होंने एक ऑर्डर दिया, मजिस्ट्रेट साहब ने जिनको ऑर्डर दिया उन्होंने एक 8 लोगों की टीम बनाई। हमारे पास उसका लेटर आ गया, हमने वो मीडिया में भी दे दिया। रात 12 बजे अंधेरे की तारीख में एक वो लेटर चेंज किया जाता है, पैनल चेंज किया जाता है, जिसमें 4 डॉक्टर्स को हैदराबाद, जामशोरोल और मुख्तलिफ जगहों से लिया, कराची से नहीं, कराची से सिर्फ एक डॉक्टर सुमैया को लिया। सही। रात की तारीख में क्या ऐसी बात थी कि आपने उनको उस चीज को, पैनल को चेंज किया? क्यों चेंज किया? ठीक, मेन सवाल। ठीक है जी। उसके बाद आप बचा किसको रहे थे कि जिसको चेंज किया आपने? क्यों बचा रहे थे आप? क्यों एक्सपोज होने से रोक रहे थे? एक तो ये बात हो गई। इन तमाम चीजों का हल एक ही था कि जो हम अपने दिल पे पत्थर रखें और अपने बच्चे का जो है वो कब्र खुशाई कराई जाए। राइट। सुबह 10 बजे मैंने उधर खड़ा हो गया, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, जो बनाई गई रात के अंधेरे में मैं उनको कब्र खुशाई नहीं करने दूंगा। ठीक है। ओके जी। फिर 10 बजे, सुबह 10 बजे एक और लेटर इशू कर दिया जाता है प्रीवियस डेट में, और कहा जाता है कि ये जी दोनों जो है ना वो मर्ज कर दिया जाए। ये कौन है इतना पावरफुल जो पीछे से बैठे बैठे ये चीजें चेंज कर रहा था? यानी पिछले और नए बोर्ड को मर्ज करके एक बड़ा बोर्ड तश्कील दे दिया गया। जी जी, देने के लिए कहा गया, वो भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? मैं जामशोरो, मेरे कराची शहर के डॉक्टर्स क्या अनएजुकेटेड हैं? क्या इतने वो काबिल नहीं है जो मेरे कराची शहर के डॉक्टर्स को निकाल के आप हैदराबाद, लाड़काना और जामशोरो और इधर उधर से आप डॉक्टर्स को डाल रहे हैं? क्यों डाल रहे हैं आप? उसका रीजन आईजी साहब भी नहीं दे रहे। अच्छा। कोई भी नहीं दे रहे। अच्छा, कब्र खुशाई भी हो गई जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू भी हो गए। बच्चे का पहला जस्टिस का स्टेप हमने रख दिया। सही। ठीक है जी। इस बच्चे को जस्टिस मिलेगा। उससे पहले जब हम कोर्ट में थे तो आईजी साहब ने एक मीडिया को ये बताया कि जी हमने सॉल्व कर लिया, 48 घंटे में ये केस हल हो जाएगा, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ चीजें ऐसी है जो क्लियर नहीं है। अच्छा। और डॉक्टर सुमैया ने जो है 14 पॉइंट्स के ऊपर लेटर भी लिख दिया। ठीक है। तो ये आपके लड़कों ने किस चीज पे मेहनत की थी? आपके लड़कों ने कौन सी ऐसी मेहनत की थी जिसपे आप बोल रहे थे 48 घंटे में हम जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? अच्छा, तो मीर साहब पहले, इससे पहले कि मैं आगे मजीद बढ़ूं और फहीम को भी इसमें शरीक करती हूँ, सिर्फ मुझे एक चीज बताएगा, ये जो 10 दिन का पीरियड था जिसमें आपको यकीनन इस अजियत से गुजरना पड़ा कि अपने आप को मनवाने के लिए आप भागते रहे, कहते रहे, ये मुझे बताइएगा कि आपकी मुलाकात आईजी साहब से भी हुई, एआईजी से भी हुई और यकीनन जो केस का आईओ होगा उससे भी हुई होगी, तो वो क्या आपको समझाते रहे इन 10 दिनों में? मैं तो ये कहूँगा कि आप इस पे इन्वेस्टिगेट करें कि आईजी ने हमसे एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की, ना मिले वो मीडिया पे हमारी ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम भी, इन्होंने हमारे साथ हमारे केस के ऊपर कोई चीज शेयर नहीं की। तो आपसे मुलाकात की, मेंटली टॉर्चर, आपसे मुलाकात की, प्लीज सुनिएगा, प्लीज मेरी बात को अगर आप सुन लें तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। इन्होंने हमें मेंटली टॉर्चर देना शुरू किया एक निजी चैनल के ऊपर, बच्चे की गलत सलत चीजें, हमारी फैमिली की। आप भाई मेरी 50 साल की चीजें ले लें, आप सारी, आप हमारी कॉल्स ले लें, आप 50 साल की ले लें आप हमारी,
बच्चे की भी 26 साल की ले लें। हमें ये बताएं कि आप एक्सपोज होने से किसको रोक रहे हैं। ओके आप मेरे घर की और मेरी पर्सनल लाइफ में एंटर होके आप बच्चे का मर्डर क्यों छुपा रहे हैं? आप गलत सलत चीजें आप क्यों चला रहे हैं? और सोशल मीडिया एक निजी चैनल के ऊपर ही से ही आप उसकी इन्वेस्टिगेशन को क्यों शेयर कर रहे हैं हमसे? आप डायरेक्ट क्यों नहीं हो रहे हमसे? हमें डायरेक्ट क्यों नहीं हो रहे? ओके आप सुसाइड पे क्यों लेकर जा रहे थे? ठीक ठीक है, आप इस बात को समझे, इस चीज को देखें। बाकी एक ही बार समीउल्लाह साहब आए, उन्होंने मीटिंग हमारे साथ इधर बैठ के की, इधर ही बैठे थे और उनको हमने बताया कि ये मर्डर है, मर्डर है, मर्डर है। मगर जिस दिन से वो गए उस दिन के बाद से उन्होंने हमसे मिलने की कोशिश नहीं की। तो आईजी साहब और एआईजी साहब बता सकते हैं, आई होप कि उनको पता है कुछ ना कुछ मर्डर के हवाले से। अच्छा, आप ये समझते हैं। ओके मीर साहब यहीं पे रुकिएगा जरा। फहीम, क्योंकि उन्होंने बहुत क्राइम केसेस किए हैं, बहुत इन डेप्थ इन चीज़ों को कवर भी करते आए हैं, इतना अंदाज़ा तो आपको अब फहीम हो जाता है इस केस में अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं। पहला पोस्टमार्टम आता है, ख़ानदान जो है वो मानने से शुरू दिन से इनकारी है, कहता है नहीं कत्ल का केस है, ये खुदकुशी का नहीं, पुलिस मुसिर है कि ये खुदकुशी का केस है। और बिलाखिर सेकंड मेडिकल एग्जामिनेशन और चीज़ें अभी इब्तिदाई सामने आई हैं जिसने कम अज़ कम पहला स्टोन, जैसे मीर साहब कह रहे हैं, वो तो रख दिया है जस्टिस का कि ये कत्ल नहीं, ये सुसाइड नहीं, ये कत्ल का केस है। क्या आपको लगता है किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है फहीम, या ये पुलिस का तरीका वारदात ही ऐसा है कि गफलत बरतो, काम से बस काम चोरी करना, निपटाओ इस केस को, चलो जैसे भी है आगे बढ़ते हैं? देखिए, आपके सवाल के जवाब में मैं आपके दोनों बातों पर हाँ ही कहूंगा। और मुझे वाकई कुछ ऐसा लगने लगा है अब कि इस केस में एक तरफ तो गफलत है, और गफलत इस लेवल की है कि पूरे केस को ही बिगाड़ दिया गया और पहले दिन से बिगाड़ दिया गया। और मुझे तो, मेरे पास ये इत्तला है, मुसद्दिका नहीं है, जराए से ही मुझे बात पता चली है। हो सकता है किसी स्टेज पर वो पेपर सामने आ भी जाएं कि जिस वक्त पुलिस ने ये बॉडी रिकवर की है तो स्पॉट से ही जो एक 174 की कार्रवाई होती है उसके लिए जो पेपर्स तैयार किए जाते हैं, उन पेपर्स में पुलिस वहां से लिखकर ये गई थी कि जनाब ये खुदकुशी का केस है, सीने पर एक जख्म है और गोली जो है वो पीछे से निकल गई है। और इन्हीं पेपर्स की बुनियाद के ऊपर डॉक्टर उसामा शेख ने जो है वो पुलिस और एक उसका एमएलओ को जो नेक्सस होता है उसके तहत वो रिपोर्ट बनाई जो इस सारे केस को जिसने इब्तिदा से पहले दिन से खराब कर दिया। और फिर डॉक्टर उसामा शेख ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सिर्फ पहला पेज जो है पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया को भेजा, जो ये 4 सफात की रिपोर्ट थी, बाकी 3 पेजेस उन्होंने नहीं भेजे। जब उनसे मजीद रिपोर्ट मांगी गई, जब तस्वीरें मांगी गई, और तस्वीरें भी 2 दिन बाद जब डॉक्टर सुमैया तक पहुंची हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो फिर एतराजात किए हैं। और उन एतराजात में बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर मुझे है कि ये नहीं होने चाहिए थे, इसके अलावा भी बात हो सकती थी, लेकिन एक्सरे ना होना ये इतना बड़ा पॉइंट है कि यार आपने बॉडी का एक्सरे ही नहीं किया। आप एक्सरे कर लेते, आपको पता चल जाता कि फ्रैक्चर है, खोपड़ी सर पे फ्रैक्चर है, आपको पता चल जाता जबड़ा फ्रैक्चर है, आपको पता चल जाता कि गोली ने अंदर जो है वो छठी तसली को जो है वो तोड़ा है। ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं, लेकिन नहीं किया गया। फिर उसने ये भी लिख दिया साथ साथ, मुझे तो हैरत है उस पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर जिसमें वो लिख रहा है कि जी खोपड़ी इंटैक्ट, सर इंटैक्ट, आगे उसने गर्दन इंटैक्ट, यानी मैंने मुआयना कर लिया है, लेकिन खोलने की जहमत आपने नहीं की कि खोल के देखते कि भाई सही है नहीं है अंदर। फिर आपने जो एंट्री वुंड है वो एग्जिट वुंड से बड़ा लिख दिया। फॉरेंसिक साइंस के उसूलों में आमतौर पे ऐसा नहीं होता, बास केसेस में हो भी जाता है, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता। आपने वो लिख दिया, और ये वो चीजें थी कि जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है नया मेडिकल बोर्ड बनाना पड़ा। अब वो वाली बात जो मीर साहब कह रहे हैं कि क्यों बोर्ड को तब्दील किया जाने की कोशिशें की जाती रही, यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था। इस हवाले से जो पुलिस के हमें जराए वो ये कहते हैं कि जो पहला मेडिकल बोर्ड बना उसमें हमें लगा के इंडिपेंडेंट लोग नहीं है, तो इसलिए हम चाहते थे कि कुछ इंडिपेंडेंट लोग आ जाएं, इसलिए हमने जो है वो बोर्ड में जो कुछ तब्दीलियां करवाई। यानी इसलिए जामशोरों से हैदराबाद से शामिल किए गए, आप ये कह रहे हैं? आपका पहला मुतालबा तो ये था कि आगा खान से शामिल करें, इंडिपेंडेंट है, तो क्यों नहीं आगा खान के किसी डॉक्टर को आपने शामिल किया बोर्ड में? जामशोरों और हैदराबाद को किया था। जी, मैं फहीम भाई की बात में एक चीज को ऐड करना चाहूंगा। जी कीजिए। मैं फहीम भाई की बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखें, ये जौहर थाने की बहुत बड़ी गफलत है
मैं समीउल्लाह साहब को, SIU CIA जो चीफ हैं, उनको मैंने ये यहाँ बैठे हुए, ये इधर मेरे बराबर में बैठे थे, मैंने उनको बोला, मैंने बोला सर ये गफलत है जौहर थाने की कि उन्होंने उसको ना मालूम करके उसके फिंगरप्रिंट्स ले रहे थे, फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे थे। देखिए हाँ, एज अ पेरेंट्स हम उधर, हम 29 को दफनाने के बाद, अपने बेटे की तफकीन करने के बाद 30 को सुबह फजर की नमाज पे हम जिधर हमारा बच्चा मिला, हम उसको देखने चले गए कि उसको जिस तरीके से उसकी तस्वीरें थी, उस चीज़ में हम परेशान थे। ठीक है, हमारे जवान, आप मेरी बात समझे, वहाँ पर ना क्राइम सीन कवर था, ना उस उधर ना कोई ब्लड था। वो जो वहां पर नर्सरी के लोग थे, वो जिस तरह रो रहे थे हमें देखकर, कि जिस तरह उन्होंने तशद्दुद हुआ देखा, उन्होंने बताया पुलिस आई है, उसको उठाया, गाड़ी में डाला और चले गए। आप मेरी बात समझे, कोई रिपोर्ट नहीं बनी है वहां पर, कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई। ठीक है जी, उन्होंने बस उसको, अगर हम जरा सा देर हो जाते तो आप यकीन करें हम अपने बच्चे को मिसिंग में ही रखते, क्योंकि सर्द खाने में जाते, वो फेस दिखाते, हम फेस नहीं पहचान पाते। ठीक है जी, तो वहां पर ये हमारे एडवोकेट ने भी बताया, वहां के रिसोर्सेज ने भी, वहां पर जब हम गए तो बताया गया कि तीसरी बॉडी मिली है, इस जगह पे बॉडीज मिलती हैं। मैंने बताया गेस्ट हाउस का, जहां मैं पहुंचा, आपने उसको क्लियर करार दे दिया दूसरे दिन इधर फिरोजाबाद ने। कैसे करार दे दिया उन्होंने? तो मीर साहब, ये गेस्ट हाउस का जरा, गेस्ट हाउस का तफसील से आप बताएंगे और फिर हम फहीम से भी पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने भी काफी मालूमात इकट्ठी कर रखी है। पहले आप बताइए कि गेस्ट हाउस को लूप इन किया जो इस तहकीकात के दायरे में, इसकी वजह क्या बनी? मैम उधर हम जब बच्चों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, धड़ाधड़ लोग भाग रहे हैं वहां पर, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसको अपने बच्चे की गुमशुदगी की एक को दिखा रहा हूं, तो वो एक भाग रहा है, दूसरे दो आए, उनको दिखाया, वो भी भाग रहे हैं। ऊपर से हम बाहर रोड पे खड़े होकर देख रहे हैं तो उधर गेस्ट हाउस से लोग पीछे से भाग रहे हैं। किस लिए भाग रहे हैं भाई? मैं तो फैमिली के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहा था, किस लिए भाग रहे हैं आप मुझे बताएं। आपका काम है, ये पुलिस का काम है, मेरा काम था बताना। मैम बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मीर रजा अली के केस को मजीद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं मीर रजा अली के वालिद मीर हुसैन और उनके साथ हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर फ़हीम सिद्दीकी। फ़हीम, इसमें अब जितनी मालूमात फ़हीम ने भी बहुत हासिल की है। फ़हीम, आपने बताया कि किस तरह से जो पर्चा होना है और एक पॉइंट के ऊपर वो बात भी सामने आ जाएगी ना, इसको ज़रा कोरिलेट कीजिए उन बातों से जो मीर साहब बता रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जो लोकेशन है, लास्ट लोकेशन, और जो बाइक या जिस राइट से जो है वो मीर रजा वहां गया था, उससे जो है, क्योंकि वो लोकेशन आ रही थी उस गेस्ट हाउस की, तो उससे जो है वो गेस्ट हाउस सारी इस तफ्तीश में जो है वो इन हुआ है। अब पुलिस ने इसको भी जो है वो किसी हद तक, मैं मैनिपुलेट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने इसको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश की कि जी गेस्ट हाउस से थोड़े ही फासले पर उसका चूंकि किचन है, तो इसलिए जो है वो लोकेशन चूंकि बाज़ औक़ात एग्जैक्ट नहीं आती, तो इसलिए जो है वो गेस्ट हाउस तक की लोकेशन आ गई थी। तो ये तो पुलिस का मौक़िफ़ था। लेकिन मेरा इस बारे मामला यह है कि जनाब, ये मामला इतना सादा नहीं था, पहले दिन से नहीं था, और पहले दिन से ही इस केस वो तफ्तीश गलत पे की गई है। बात यह है सारी कि अब तो ये बात साबित हो गई ना कि जनाब उस पर तशद्दुद हुआ है। अब ये बात साबित हो गई कि उसका जो जबड़ा 12 सेंटीमीटर टूटा हुआ है, उसकी खोपड़ी जो है वो टूटी हुई है। जो वर्ड इस्तेमाल किया है मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में, उसका मतलब ये होता है कि खोपड़ी, चूंकि हमारी खोपड़ी जो है मुख्तलिफ जो हड्डियां होती हैं उनके जोड़ से बनती है, तो उसमें जब तक कोई आहनी राड, कोई भारी डंडा ना मारा जाए, उस वक्त तक इस तरह का फ्रैक्चर नहीं होता। ये सब भी आ गया, पाँव के ऊपर भी जख्म आ गया। अब तो गोली के हवाले से ये भी आ गया कि जनाब उस जख्म को, जिसको जो है वो पहले MLO उसामा शेख साहब जो ये लिख रहे थे कि ये एग्जिट वुंड है, वो एंट्री वुंड है, छोटा है, फिर एग्जिट वुंड, चूंकि अब 10 दिन तो हो चुके थे तदफीन को भी, अब उसको भी उन्होंने साबित किया है इस बात को कि जनाब उन्होंने ये लिखा है कि जो पसली है, उसकी जो हड्डी है, उसके किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। यानी गोली लगने के बाद जब एंट्री है तो उसके बाद गोली जहां टकराई है वहां से उसने बताया है कि जनाब गोली किस सिमत से चली है। तो अब तो सब कुछ तकरीबन क्लियर हो गया ना कि जनाब ये लाश जो है एक तशद्दुद, उसके बाद ये कत्ल। अब आ जाते हैं आगे कि अब क्या करना चाहिए। अब करना यह है, आपने जो आज किसी हद तक छुट्टी वाले दिन कर लिया, IG साहब ने जो कुछ घंटों पहले तक ये कह रहे थे कि हमने केस हल कर लिया है, वो आज ये बात कह रहे हैं जनाब कि आज छुट्टी वाले दिन उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जनाब जो DIG क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन है, उनकी सरबराही में आपने एक कमेटी बना दी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कि आपने कमेटी,
अच्छी बात उसमें एक और भी है, वो ये है कि इस डिस्ट्रिक्ट जहां से मीर रजा गायब हुआ, जहां से उसकी ड्यूटी मिली है, वहां का कोई पुलिस ऑफिसर जो है उसमें शामिल नहीं है। अब तीसरी बात के ऊपर आ जाए जो आपसे कुछ देर पहले हुई, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि फडियाल तालपुर साहिबा जो सिंध असेंबली में दाखिला कमेटी की चेयरपर्सन है, उन्होंने वजीर आला सिंध से दरखास्त की है कि इस मामले के ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए ताकि मुतासिरा वालिदैन को जो है वो इंसाफ मिल सके। इतने दिन से क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। जब वो फैमिली चिल्ला रही थी, कह रही थी कि जनाब आप जो है ये सब करें, आप इसको जो है वो साबित करें, उस वक्त आप उन रिपोर्ट्स के ऊपर मुतमईन बैठे हुए थे कि पुलिस कह रही थी कि हाँ जनाब ये तो खुदकुशी है, जनाब उसके ऊपर कर्जा है, हाँ जनाब उसके वालिद के ऊपर कर्जा है, इसलिए जो है उसने खुदकुशी कर ली। अच्छा, और उस वक्त आप क्यों खामोश थे? अच्छा, और एक और चीज मैं ये भी जानना चाहूंगी फहीम, जैसे मीर हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि एक निजी चैनल पर हमारे पूरी पर्सनल लाइफ को लेकर मुख्तलिफ ऑडियोज जिस तरह से चलाई गई, इसका मकसद क्या था? पुलिस ऐसा क्यों कर रही थी? मेंटली टॉर्चर। देखिए बात वही है, मेंटली टॉर्चर देना। देखिए मैं इस पे थोड़ा सा कर लेता हूँ कमेंट मेरे साहब। देखिए पुलिस की ये कोशिशें होती हैं कि वो किसी भी तरह से जो है वो अगर अपनी बात साबित नहीं कर रही तो जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसको किसी तरह से मीडिया में देकर उस केस को जो है कोई नया रुख दे दे। अब ये एक खबर के बाद अगर ये जो खबर है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि जो भी माजरत के साथ मीर साहब कि जो इनके खुला के दस्तावेजात हैं वो आज सामने आ गए, अगर ये दस्तावेजात कल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से पहले आते तो आज सोशल मीडिया जो है वो कुछ और कह रहा होता। आज शुक्र है सोशल मीडिया इस खबर के बाद उस चैनल को जो ही बुरा कह रहा है, आज उस चैनल के ऊपर ही आवाज उठ रही है जो खुला के दस्तावेजात सामने लाने के दावे कर रहा है। तो बेसिकली ये होता है पुलिस जो है वो प्रेशर डालने के लिए। देखिए एक शहर में एक बच्चे की लाश मिली थी, सारिम नाम था, टैंक से मिली थी। पहली मेडिकल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि ज्यादती और कत्ल है, ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। पुलिस को कोई तफ्तीश में सबूत नहीं मिले, पुलिस ने ही कहा कि जनाब दूसरा मेडिकल बोर्ड बना दे। डॉक्टर सुमैया ने मेडिकल बोर्ड भी बना दिया था। आज तक उस मेडिकल बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है, आज तक वो केस जो है वो एक क्लास होके बंद हो चुकी है फाइल। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि इस केस में भी कहीं ऐसा ना हो कि आप इसे एक क्लास की तरफ ले जाएं कि जनाब कोई सबूत ही नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इंसाफ जो है ना वो वाहिद उम्मीद है, इंसाफ के बगैर सोसाइटीज नहीं चलती, आपको इंसाफ करना होगा इस केस। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मीर रजा अली के केस को मजीद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं मीर रजा अली के वालिद मीर हुसैन और उनके साथ हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर फ़हीम सिद्दीकी। मीर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप मुझे एक तो पहले ये बताइए कि क्योंकि आपने हमेशा कहा कि वो मीटिंग के लिए मीर रजा मीटिंग के गर्ज से गए थे, किसी किस्म की किसी के ऊपर कोई शक आपका, जो आपने पुलिस को पहले भी कहा हो कि आप चाहते हो कि इनकी भी तफ्तीश हो, जैसे कि आपने गेस्ट हाउस के लिए कहा कि भाई लोग आप लोगों को देखकर भाग क्यों रहे थे, उनकी तफ्तीश की जाए, ये उनका काम है। तो इसके अलावा भी क्या आपने पुलिस से कहा कि XYZ को भी जरूर हिरासत में लिया जाए या शामिल तफ्तीश किया जाए? देखिए जो हमें उसने मीटिंग का ना एहसानुल्लाह जो ड्राइवर है जी उसको कहा, ये मैं उसके बयानिया बता रहा हूँ कि वो बोलने लगा कि गाने सुनते हुए मेरे साथ जा रहा है और वहाँ उसने कहा जरा जल्दी चलाओ मेरी मीटिंग है। उस अंधेरे में किससे मीटिंग थी, उसको बुलाने वाला कौन था उसको वहां पर? तो मैंने उनको हमने अपने उसके दोस्तों के नंबर फराहम किए, उसके पार्टनर के नंबर फराहम किए। अब ये हुआ है दोस्तों और पार्टनर के नंबर फराहम करने के बाद उसके जो बचपन के दोस्त थे सबका फराहम किया, सही वो सब दूर हो गए। ठीक है जी, क्या पुलिस ने उनको कोई वो किया है, थ्रेट दिया है? क्या उनके साथ कोई ऐसी बात की है कि इधर नजर नहीं आना? मैं नहीं समझता कि कुछ किसी भी दोस्त को कुछ नहीं पता, ऐसा हो नहीं सकता जी। नहीं, एज फैमिली भी आपने राब्ते किए होंगे ना मीर रजा के दोस्तों से जो उनके बहुत करीब थे? नहीं जी, हमने किसी दोस्त को एक तो नंबर्स बंद मिल रहे हैं और हमने किसी भी दोस्त को राब्ता नहीं किया। जिस दिन से वो हमने बोला पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो हम क्यों बीच में इंटरफेयर हो? देखें, एक हम तो लॉ को फॉलो कर रहे थे ना, एक पुलिस को दिया है हमने बोला, मगर हमें ये थोड़ी पता था कि पुलिस जो है ना अपने
सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के इसको सुसाइड की प्लानिंग और एक निजी चैनल को अपने पास बिठा के कि इनको किस तरह कन्विंस करें कि आप किसी चीज को ना करें, आप एक्सेप्ट कर लें कि बच्चे ने सुसाइड किया है। अच्छा मीर साहब, ठीक है, जैसे आपने कहा कि या आपको टैक्सी ड्राइवर से या बाइकिया के ड्राइवर से पता चला कि वो एक मीटिंग में जा रहे हैं, घर से निकलने का बिल्कुल किसी को इल्म नहीं था, या इससे कबल उन्होंने कभी किसी होने वाली मीटिंग का जिक्र किया, लाइक किसी किस्म के कोई खदशात उनको किसी से? नो मैम, देखिए एक हमारी और आपकी ड्यूटी है सुबह 9 to 5 या 9 to 6, वो उसकी वर्किंग होती है शाम 5 बजे से लेके सुबह 4 साढ़े 4 बजे। उसके बाद वो पैडल खेलने चले जाते हैं, कमर्शियल मार्केट में गौसिया बिरयानी वाला है, उसके बाद बिरयानी खाते हैं वहाँ पर, कभी दोस्त के साथ गाड़ी में चले जाते हैं, कभी ऐसे ही चले जाते हैं वॉक करते हुए। तो मेरा कहने का मकसद ये है सर कि मैम ये नॉर्मल रूटीन थी, हमने इसको नॉर्मल रूटीन में, जो गए ना रात में, उनकी ड्यूटी थी, रात की उनकी ड्यूटी थी, वो ब्रांचेस क्लोज करके आना होता था। सही, ठीक है फहीम। अब आपको, जैसे आपने एक क्लास का जिक्र किया, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि जैसे गेस्ट हाउस का इन्होंने जिक्र किया, कुछ आपके पास इत्तलात अभी तक आई हैं कि इन्होंने, क्योंकि ये खबर आई थी कि गेस्ट हाउस सील कर दिया गया है, ये खबर भी एक रिपोर्टर ने दी थी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और किस किस्म के, मतलब उनका ताल्लुक कराची से ही है, क्या कुछ चीजें सामने आ सकी हैं अभी तक? देखिए 12 मुलाजमीन हैं गेस्ट हाउस के, जिन्हें हिरासत में लिया गया था, जिनके बयानात भी लिए गए हैं, कुछ को उसमें से छोड़ा भी गया है, कुछ जो है वो अभी अंडर कस्टडी भी हैं, और गेस्ट हाउस के हवाले से जो है वो मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन असल बात यह है कि जो अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें तो यही नज़र आ रहा है कि जनाब कुछ लोग हैं जो बाअसर लोग हैं जिन्होंने इस केस को जो है वो दबाने की कोशिश की है। पुलिस और एमएलओ का जो नेक्सस है ये हमेशा से रहा है। उसामा की मैं बात कर लूं, आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी मैं ऐड कर दूं कि डॉक्टर उसामा शेख का ये तीसरा केस है ऐसा। इससे पहले भी 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें उसने पुलिस की मर्जी की रिपोर्ट बनाकर दी है और उसके ऊपर उससे शोकाज भी हो चुका है। अब वो सस्पेंड है। ऐसे लोग जो हैं वो सिस्टम से बाहर होने चाहिए। अब मेडिको लीगल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी बुनियाद पर सजाए मौत का फैसला होता है, इसकी बुनियाद के ऊपर उम्र कैद का फैसला होता है, इंसाफ होता है। लेकिन अगर सिस्टम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर बगैर देखे साइन करते हैं, जो पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते हैं, उनको कम से कम जो है ना वो अब इस सिस्टम से बाहर चले जाना चाहिए या उन्हें निकाल देना चाहिए। और अगर जुडिशियल कमीशन बनता है तो जुडिशियल कमीशन में भी जो है इस तरह के स्टेप जो है वो मैं समझता हूँ कि लिए जाने चाहिए, उनकी तरफ से सिफारिशात आनी चाहिए। जो असल कातिल हैं इस केस में, ये बात अब साबित हो चुकी है इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कि इसमें जो है ये कत्ल का। मीर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, फ़हीम सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मीर रजा अली केस दूसरा जाविये से, और अब साफ ये है कि ये कत्ल का केस है। अब इस पुलिस के ऊपर जिसने पहले ही इतनी गलतियां की, और पुलिस सर्जन जो मेडिको लीगल ने जो रिपोर्ट बनाई और उसके बाद उस डॉक्टर उसामा जो पुलिस सर्जन थे उनकी बनाई जाने वाली पोस्टमार्टम की जो पहली रिपोर्ट, जिसके बाद सब कुछ ही गलत हो रहा था, यानी डे 1 से ही गलत हो रहा था। अब देखना यह है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। क्या मीर रजा अली के कातिल सामने लाए जा सकेंगे या नहीं, ये एक सवाल अगले चंद दिनों तक, जब तक ये तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती, रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।